वेलकम टू मेड एंड मेंटर्स। आज की क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के शॉर्ट नोट को डिस्कस करेंगे। एक बार देखो आप, जब ये पूरे क्लास के डिस्कशन को आप देख लेना, उसके बाद क्या होगा, आपको इतना चीज़ कंसेप्ट आइडिया हो जाएगा कि आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, चाहे एलन हो, आकाश हो, पीडब्ल्यू हो या सीडब्ल्यू हो, कहीं से भी नीट प्रेप, नीट पीवाईक्यू सब क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो जब से मैंने नीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, उसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को लगाए थे। तो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ वगैरह दे दीजिए। तो मैंने बोला था आपसे कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके लाऊंगा और आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसको पूरे को। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि मोल कंसेप्ट को करीब 30-40 मिनट में अच्छे से डिस्कस कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, मोल कंसेप्ट से पहले इसमें 9th-10th का थोड़ा सा बेसिक चीज़ के बारे में बताना है, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, जो एलिमेंट का सिंबल है उसको एक से डिनोट करते हैं, और नीचे की ओर यानी कि सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको डिनोट करते हैं जेड से, और सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर की ओर लिखते हैं मास नंबर, जिसको डिनोट करते हैं ए से। ये सिंबल है एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा। जब आपसे किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेंगे तो आप डायरेक्टली उसके एटॉमिक नंबर के बराबर बता देना, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकालना आगे आपको एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर के बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके, यानी कि ए माइनस जेड। तो इससे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास नंबर। अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो आप, मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो डायरेक्टली उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के एटॉमिक नंबर को ऐड कर देना और उसके बराबर बोल देना। तो ये न्यूट्रल एलिमेंट के लिए एकदम सही बात है। न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल है। अगला देखिए, मास नंबर कैसे निकालेंगे। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के मास नंबर को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल का मास नंबर मिलेगा। अगला पूछेंगे आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। तो इक्वेशन 2 से क्या मिला, मास नंबर, और इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या ऐसे कर सकते हैं, जो जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे CO2 है, इसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए और सभी न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो इससे भी आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमोनिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 7। अमोनिया का एटॉमिक नंबर है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14, 7 और 14। तो जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन में 0। यानी कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0। तो अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, तो नाइट्रोजन में तो आ गया 7, हाइड्रोजन में होता है 0, तो 3 हाइड्रोजन को जब 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अमोनिया में ओवरऑल कितना हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। अगला देखो, आयंस एंड चार्ज स्पीसीज, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बोलता है, उसको ध्यान रखना आप। कोई भी एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो या उसका आयंस हो, उसमें कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा, तो आप जानते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या मिलेगा, एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपको मिलेगा कटायंस। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आयन बनता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है, बाकी किसी का नंबर नहीं बदलता। तो आपके आयंस में जब पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस आयन में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक नंबर को ऐड करके बता देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेंगे तो उस आयन के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब के न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो आयन के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसके आयन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको, चार्ज को जब साइन के साथ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13। इसमें चार्ज विथ साइन L+3, एल्युमिनियम का आयन होता है Al+3।
तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एल्युमिनियम +3 कब बना होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, तभी तो बना होगा Al+3। तो एल्युमिनियम अगर न्यूट्रल होता तो 13 इलेक्ट्रॉन होते, अब 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दिया तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी बोल देंगे आप। अगला देखो, कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एनी आयन आर सेम एज न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक नंबर है या मास नंबर है वही सेम होगा उसके आयन्स का। जैसे एल्युमिनियम है, या एल्युमिनियम एल या एल्युमिनियम आयन Al+3, दोनों का एटॉमिक नंबर होगा 13 और दोनों का मास नंबर होगा 27। अगला देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसका अभी रिसेंट नाम दिया गया है यूनिफाइड मास, और करंटली इसी बोलते हैं यूनिफाइड मास। और इसका डिफिनीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका डिफिनीशन डायरेक्ट आता है सवाल इसके डिफिनीशन से। तो 1 AMU को डिफाइन किया जाता है 1 C12 एटम। एक C12 एटम के जब 1/12 मास करेंगे ना, 1/12 से डिवाइड करेंगे, जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो मास आएगा उसी को बोलेंगे 1 AMU। तो मास आएगा आपको 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि रफली मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर है। अच्छा, अब मोल की बात करते हैं। जैसे मोल के बारे में पूछा जाए, मोल क्या है, तो बोलना मोल सिंपली नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक डोजन यानी कि 12 नंबर, उसी तरह एक मोल में जो नंबर होता है उस होता है 6.022 × 10⁻23। यहाँ पे एंटिटीज़ लिखा है, तो अगर आपको बोला जाएगा एक मोल मैंगो, तो 6.022 × 10⁻23 मैंगो। उसी तरह एक मोल सिक्का बोल जाएंगे क्वाइंस, तो कितना क्वाइंस, 6.022 × 10⁻23 का क्वाइंस। एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप, 10⁻6 को बोलते हैं मिलियन, ये तो पता होगा भाई। 10⁻9 को बोलते हैं बिलियन, 10⁻12 को बोलते हैं ट्रिलियन, और 10⁻23 को बोलते हैं मतलब मोल, यानी कि मोलपति दुनिया में कोई नहीं है, और मोलपति का ड्रीम शायद किसी का पूरा भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा होता है ना मोल। एक मोल में अमाउंट कितना है, 6.022 × 10⁻23, क्योंकि जो एटम्स होते हैं पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल साइज़ के होते हैं, तो उनका नंबर मतलब उनको डिफाइन करने के लिए ज़्यादा नंबर की जरूरत पड़ती है, तभी तो कुछ अमाउंट होगा तो उसको आप वेट कर पाएंगे, उससे डिस्कस कर पाएंगे। तो 1 मोल, उसको एटम्स के लिए क्या यूनिट डिफाइन होता है, तो बोलना है मोल डिफाइन होता है। और इस नंबर को स्पेशल नाम दिया गया है एवोगाद्रो नंबर। क्या नाम दिया गया है, एवोगाद्रो नंबर। तो जैसे आप बोलेंगे 1 मोल एटम यानी कि इतना एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका एक और कोड होता है, जैसे 1 मोल एटम को बोलते हैं 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, 1 ग्राम एटम। उसी तरह 1 मोल मॉलिक्यूल्स को 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये देखो, ये 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं लिखा है, ये लिखा है 1 ग्राम एटम, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ग्राम और एटम के बीच में कुछ नहीं आएगा तो ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, ये क्वेश्चन में आता है बार बार, और इसको ध्यान रखिएगा, जब भी लिखा होगा ग्राम एटम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोल होता है। अब देखिए, एटॉमिक मास को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, तो बोलेंगे जनरली हम लोग मास नंबर को AMU में बोलते हैं। तो जैसे बोलेंगे सोडियम का होता है 23 MU, और AMU का जब वैल्यू डाल देंगे कितना, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, जब AMU के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। और एक्चुअल एटॉमिक मास कभी बदलता नहीं है। तो ये हो जाएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है ग्राम में, इसमें है ग्राम में। उसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि जब किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव टर्म। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम जब AMU के रेस्पेक्ट में बात किया जाए, तो एक्चुअल एटॉमिक मास को जब AMU से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो वही हो गया मास नंबर के बराबर आ जाएगा। तो ये तो होता है यूनिटलेस। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, यूनिटलेस। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है और सोडियम है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1, 16, 14, 23, ऐसा कुछ। उसी तरह ग्राम एटॉमिक मास देखिए, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। तो जब भी आप किसी एलिमेंट का मास को ग्राम में बोलते हैं, जैसे सोडियम का मास आप बोलेंगे ना 23 ग्राम, या नाइट्रोजन का मास बोलेंगे 14 ग्राम, या ऑक्सीजन का मास बोलेंगे 16 ग्राम, तो जब मास को जब ग्राम यूनिट में बोलते हैं ना, तो वो 1 मोल एटम का मास होता है, एक एटम का मास नहीं होता है, 1 मोल। और 1 मोल में देखो नंबर कितना होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है। 1 मोल में नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 नंबर्स होते हैं।
तो जब मास आप ग्राम में बोलते हैं तो ये 1 मोल एटम का मास होता है, यानी कि इतने एटम का मास होता है, 1 एटम का मास नहीं होता। 1 एटम के मास को बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। तो एक्चुअल एटॉमिक मास यानी कि जो एएमयू में मास होता है उसको एएमयू के वैल्यू से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्चुअल एटॉमिक मास। ये आप देख लेना एक बार, आ जाएगा। अच्छा, ये मोल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। जब भी मोल का क्वेश्चन आता है तो इस ट्रायंगल को ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मोल का क्वेश्चन हो उसमें वॉल्यूम पूछा जाए या वेट पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए ना, सबसे पहले मोल के क्वेश्चन में आपको मोल फाइंड करना पड़ता है। मोल तो निकालना ही पड़ता है हर क्वेश्चन में। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में दिया हो एन ए यानी कि एवोगाड्रो नंबर, यानी कि इससे जब डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल मिल जाएगा। या अगर क्वेश्चन में वेट दिया है तो उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। अगर क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम कर लेना, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, अगर एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम दिया है तो उसको 22.4 लीटर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल मिलेगा। अच्छा, मोलरिटी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। मोलरिटी क्या होता है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली पढ़ाते हैं 12th में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वही लिखा है यहाँ पे, देख लो आप। मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये 4 तरीका है जिससे आप मोल फाइंड कर सकते हो। तो देखो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल जाने का रास्ता क्या है, डिवाइड बाई एन। गिवन वेट, अगर वेट दिया है क्वेश्चन में तो मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर गैस का वॉल्यूम दिया है और आपको मोल निकालना है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। अगर उल्टा जाएंगे, आपको क्वेश्चन में आपको मोल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर जाओगे ना तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह जब यहाँ से इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, मोल निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोल, ये इधर देखो आप, मोल दिया हो और वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जाने का रास्ता क्या है, 22.4 से मल्टीप्लाई करना। एटोमिसिटी क्या होता है, अगला टॉपिक देखिए, एटोमिसिटी। तो बोलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में जितने अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, एटोमिसिटी। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें एटोमिसिटी, कार्बन एलिमेंट का एटोमिसिटी कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना है, 6। उसी तरह हाइड्रोजन का कितना है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 6। अच्छा, ये एक पॉइंट देखिएगा आप, इक्वल वेट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम। देखो, नंबर ऑफ एटम निकालना है। जैसे आप देखिए, ये एक क्वेश्चन का मतलब कंक्लूजन लिखा है, अगर इसको आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इसको, इस पॉइंट को हम समझा देते हैं आपको। जैसे 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 8 ग्राम ओजोन है, O3। 8 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम ओजोन। जैसे अब इसका पहले मोल निकालना है, N बराबर मोल, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट। ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 32। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यानी कि 16। तो दो ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2 एटम ऑक्सीजन गैस में, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो मोल आ जाएगा 1/4। उसी तरह इसका मोल कितना आ जाएगा, तो 8 ग्राम बाई 48, यानी कि 1/6। अब देखो, तो ये हो जाएगा, मोल आ गया। तो मोल से सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई करके, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। अब इसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, 1/6 इंटू Na को इसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम आ गया। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल आएगा। अगर देखो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, सेम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ही तो अलग अलग फॉर्म है, एक O3 है, ये एक O2 है। तो अगर वेट इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होते हैं। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, उसका कंक्लूजन लिखा है, इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको ये पॉइंट याद होगा, और नीट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, तो आप डायरेक्ट टिक लगा देना। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीपी क्या होता है। देखो, एसटीपी और एनटीपी में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। एसटीपी 1 बार पे डिफाइन होता है, 1 बार पे। जब प्रेशर को बार यूनिट में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसटीपी। इसमें टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 बार। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT। इसमें टेम्परेचर को हमेशा लेंगे केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा, मोल को तो मोल में लेंगे, अरे मोल को हमेशा मोल में लेंगे, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे। और जो R है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का 3 अलग अलग वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, अलग अलग यूनिट में। जैसे R का एक वैल्यू है
लीटर एटीएम में क्या है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो आर का एक वैल्यू है 0.0821 आर का एक और वैल्यू है 8.314 इसमें जूल में पर मोल पर केल्विन। और आर का एक और वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जब आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी बराबर एन आर टी में मोल का वैल्यू 1 डालेंगे, टेम्परेचर डालेंगे 273 केल्विन, प्रेशर डालेंगे 1 बार, तो जो वॉल्यूम आएगा गैस का वो आएगा 22.4 लीटर। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मोल कोई भी गैस का 1 मोल एस टी पी पे 22.4 नहीं आएगा, मुझसे भी गलत हो गया, 22.7 आएगा। ये पुराना जो भी बुक्स देखेंगे या पुराने नोट्स में वहाँ पे 22.4 लिखा होगा, वो गलत है। अभी रिसेंटली इसको मैं भी एडिट भी किया हूँ, देख लो आप। 22.7 आएगा कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट एस टी पी ऑक्यूपाई 22.7 लीटर। इसको ध्यान रखिएगा, 22.4 वाला जो पॉइंट है वो गलत है, इसको 22.7 आएगा। तो एन टी पी अब इस्तेमाल नहीं करते, कहीं भी नहीं दिया है। मतलब आई यू पी एस सी में आजकल देखेंगे ना, कहीं भी एन टी पी वर्ड मेंशन ही नहीं है, हर जगह एस टी पी मेंशन है। एस टी पी का मतलब होता है टेम्परेचर आपको लेना है 273 केल्विन और प्रेशर लेना है 1 बार। इसलिए देखो, तो आर का 3 इंटू तो पता है, आर का जो वैल्यू है 3 अलग अलग यूनिट में, इसको याद रखिएगा। लीटर एटीएम में कितना है और जूल में कितना है और कैलोरी में कितना है। अगर देखो आर का वैल्यू पी वी बराबर एन आर टी में, जब आर का वैल्यू लीटर एटीएम में लेंगे ना, तो प्रेशर को डालेंगे आप एटीएम में और वॉल्यूम को डालेंगे लीटर में। वही आर का वैल्यू जब जूल में लेंगे ना, आर का वैल्यू जब 8.31 जूल लेंगे यानी कि एस आई यूनिट में, तो यहाँ पे प्रेशर डालना है आपको पास्कल में, एसेंट में, और वॉल्यूम डालना है मीटर क्यूब में। ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। बस 1 मोल, ये बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसको तो जितना स्टार मार्क करिए कम है। 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट एस टी पी ऑक्यूपाई 22.7 लीटर। चलिए अब आगे देख लीजिए। अच्छा, कुछ आयंस है, इनका एटॉमिक मास दिया है यानी कि मोलर मास, इसको याद रखिएगा। जैसे H2SO4 का आपको याद करा देना 98, तो जो सल्फेट होता है इसमें SO4 2 माइनस आयन, इसका तो वेट होता है कितना 96, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 98। तो ये आयंस याद कर लो आप, जो भी फार्मूला होगा उसको डायरेक्टली आप मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस का मोलर मास होता है 60। सल्फेट आयन इसको बोलते हैं SO4 2 माइनस को बोलते हैं सल्फेट आयन, इसका एटॉमिक मास यानी मोलर मास होता है 96। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट आयन, जिसका मोलर मास होगा 62। PO4 3 माइनस को बोलते हैं फॉस्फेट आयन, इसका मोलर मास होता है 95। जैसे H3PO4 हुआ, तो PO4 का कितना हो गया, PO4 3 माइनस का हो गया आपको 95, और 3 हाइड्रोजन का 3 × 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा 98। तो आप इजिली मोलर मास निकाल पाओगे। तो जो ये आयंस है ना, 4 आयंस, इसका मोलर मास आपको डायरेक्ट टिप्स पे रटा होना चाहिए। जैसे फॉस्फेट का क्या 95, सल्फर का 96, कार्बोनेट का देखो याद करना भी आसान है 95 96 60 62, 95 96 60 62। 95 किसका है, फॉस्फेट का, इसे याद कर लीजिएगा इसको। उसी तरह यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है किसमें, फॉस्फोरस और सल्फर में। फॉस्फोरस का एटॉमिक मोलर मास होता है कितना 32, और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, फॉस्फोरस का होता है 31। इसको ध्यान रखिएगा। आइसोटोप के केस में हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म मिले जिसका एटॉमिक मास हो अलग अलग और एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे हाइड्रोजन है 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन के 3 अलग अलग फॉर्म है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है सबका सेम, मास नंबर क्या है अलग अलग, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये ध्यान रखिएगा। तो आइसोटोप में क्या है, अलग अलग आइसोटोप है उसका अलग अपेंडेंस दिया होगा नेचर में, कौन 20% मिलता है, कौन 40% मिलता है, कौन 60% मिलता है, ऐसा कुछ दिया होगा, और उसका एटॉमिक मास दिया होगा। तो एटॉमिक मास को एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब अलग अलग एटॉमिक मास को उसके पर्टिकुलर एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है उसके टोटल एबंडेंस को। जैसे कोई भी मास जो है, मतलब आइसोटोप का मास कोई 40% है, कोई 50%, कोई 60%, तो परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलता है ना, तो डिनोमिनेटर जब सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 100। या रेशियो में दिया होगा, जैसे कोई रेशियो में अगर दिया होगा तो रेशियो से कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा। अगला देखिए आप डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी के 2 अलग अलग टाइप है, एक बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को भी 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, एक को बोलेंगे वेपर डेंसिटी, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक को बोलते हैं वेपर डेंसिटी, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी।
वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो बोलेंगे ये गैस का डेंसिटी, मतलब जब गैस के डेंसिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे वेपर डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब किसी भी गैस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसको बोलेंगे वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास का, मोलर मास का जो है ये रिलेशन याद रखेगा, मोलर मास ऑफ गैस बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या आप बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास ऑफ गैस बाई 2। उसी तरह स्पेसिफिक गैस जो डिफाइन होता है ये लिक्विड या सॉलिड के लिए डिफाइन होता है विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है 1 ग्राम पर ml। जब इसको डाल देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर आ जाएगा। देखो इस पूरे शॉर्ट नोट्स को करने के बाद ना आप इसको अपने से लिख भी सकते हैं या प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, और उसके बाद जो है आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और मेरा प्लान भी है कि आगे चल के जेईई मेंस के जो सिलेक्टेड अच्छे जो क्वेश्चन है उसको अपने चैनल पे, मतलब 2002 से 2026 तक जितने भी अलग अलग वैरायटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सबको मैं कराऊंगा चैनल पे। तो आपको अच्छा लगता होगा तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, इससे ही मतलब हमको इंकरेज मिलेगा, तो आपके लिए ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। आगे देखो आप एब्सोल्यूट डेंसिटी तो जानते हो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, या अभी देखा था ना पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी, मोल को लिख दो मास अपॉन मॉलिकुलर वेट आर इंटू टी, और वॉल्यूम को लिया इधर की तरफ तो पी बराबर क्या हो जाएगा एम बाई वी आर टी बाई एम डब्ल्यू, मॉलिकुलर वेट। एम बाई वी क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो यानी कि रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, यही बोलते हैं, ये भी हो जाएगा डेंसिटी का एक फार्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कर लेना आप एक बार आसानी से। उसी तरह देखो आप, अब देखो मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंट, किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट पर्टिकुलरली कितना परसेंट है, उसका क्या मास परसेंट है, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपल सी बात है मास परसेंट, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास अपन टोटल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास इंटू 100, यानी कि पार्ट बाई टोटल इंटू 100, सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है। उसी तरह देखो आप, अब देखो क्या है कि या अलग जैसे कंपाउंड ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें अगर कार्बन का मास पूछेगा इस कंपाउंड के अंदर, तो कार्बन का एटम कितना है 6, तो उसका एटोमिसिटी और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका 180 इंटू 100 करेंगे तो इस कार्बन इस मतलब कंपाउंड में कार्बन का मास परसेंट मिल जाएगा। और इसमें एक और देखो, अच्छा एक कंपाउंड में जैसे देखो कार्बन C12H12C6H12O6, इसमें सब एलिमेंट का जब मास परसेंट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। अरे परसेंट का मतलब होता है 100%, मतलब पर 100। तो मास परसेंट अगर कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर सभी एलिमेंट के मास परसेंट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंपाउंड में अगर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो 2 के मास परसेंट आप निकाल लिए, तीसरे का डायरेक्टली 100 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा। अगला देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब एटोमिसिटी एलिमेंट का 1 रख देंगे ना यहाँ पे 1, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा क्या आ जाएगा मिनिमम। अगला देखिए इधर, अब देखिए कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं डिफरेंट एलिमेंट का, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, जब इसको सिंपलेस्ट वे में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 से कटेगा ना, तो 1 2 1 ऐसा CH2O ऐसा कुछ आएगा। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और जो फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताता है अलग अलग एलिमेंट के उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड का यूनिक होगा। आइसोमर्स को हटा दो भाई, आइसोमर तो ऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें पढ़ना है। तो हर कंपाउंड का क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिक होगा, लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला है देखो आप, ये क्या है HCl फॉर्मल्डिहाइड, या इथेनोइक एसिड CH3COOH, और ये ग्लूकोज है। तो इन सब का जो शॉर्ट फॉर्म देखते हैं ना, शॉर्ट मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2OR है। तो अलग अलग कंपाउंड का जो है एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये यूनिक होता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा जब देखो आप जब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड, तो वहाँ पे मास परसेंटेज दिया होता है। तो मास परसेंटेज को जो है ना उसको आप जनरली मास मान लेंगे, उतना जितने मान लो 37% मास दिया है किसी कंपाउंड में, कोई एलिमेंट जो है 37% है, उसको 37 ग्राम मान लेना, और उसको क्या करना मास परसेंट को जब एटॉमिक मास से डिवाइड करना तो आपको मोल मिलेगा, या मोल परसेंट बोलो या मोल बोलो। और इस मोल का जब सिंपल रेशियो लेंगे ना, जो उसमें सबसे छोटा वाला होगा उससे डिवाइड करेंगे और सिंपल रेशियो लाएंगे तो उससे जो फार्मूला बनेगा उसको बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा अगर अलग अलग एलिमेंट का मास परसेंट सेम है तो उसमें एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या आएगा सेम आएगा। अगर किसी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का मास परसेंट सेम है तो उसमें एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या आएगा सेम आएगा।
मास परसेंट गिवन होगा तो मोल परसेंट लाना है, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल रेशो लेके एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। अगर नंबर ऑफ एटम गिवन है तो आपको डायरेक्टली एटम का रेशियो लेंगे ना, वही मोल का रेशियो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम दे दिया डायरेक्टली तो आपका काम आसान हो जाएगा, डायरेक्टली एटम का रेशियो ले लो, वही मोल का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वैसे तो इसको बताते हैं बहुत सारे टीचर सॉल्यूशन चैप्टर में 12th में, लेकिन ऐसे मैं इसमें मोल कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया हूँ, तो किसी को अगर नया लगता होगा तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो इधर मोलरिटी, देखो मोलरिटी हमेशा सॉल्वेंट के मोलालिटी, ये है मोलालिटी, मोलरिटी जो है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और मोललिटी जो है यहाँ पे डबल ए आता है, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यानी कि मोललिटी की बात होगी, और सॉल्यूशन की बात होगा यानी कि मोलरिटी वगैरह, और अलग अलग जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी बात होगी। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड को आप वेट में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं यानी कि ml में, और अलग अलग वॉल्यूम में ले सकते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम में भी ले सकते हैं आप। उसी तरह अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को भी वेट में भी ले सकते हैं, मास में और वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। अब देखो मोल बेस्ड जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें मोल आता है, उसमें पहला नाम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इधर मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में करेंगे तो 1 ml बराबर क्या होता है, 10⁻³ लीटर। तो ये जो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, +3 यानी कि 1000। तो जब नीचे ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये मोलरिटी का डेफिनेशन याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या इसी को बोलेंगे मोलर। जैसे एग्जांपल में कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सारे होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब होता है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप एक ग्लास में मतलब सॉल्यूशन बनाएं तो उस ग्लास में हर जगह जो है ना कि 1 चम्मच लो या 10 चम्मच लो उस ग्लास का सॉल्यूशन, सब का कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लो नमक का सॉल्यूशन है तो सब एक जैसा ही लगेगा टेस्ट में, तो सबका कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। इसलिए बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितने भी मोलरिटी सब क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो एक और चीज़ बताते हैं, अगर फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना सॉल्यूशन का तो उसमें वॉल्यूम में चेंज आती है, इसलिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आगे देखिए आप, मोलरिटी, पहले वाला था मोलारिटी, ये है मोलालिटी। ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉलिड अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यहाँ पे ग्राम में करेंगे तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाता है, 10⁻³ kg, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 यानी कि 1000। तो नीचे अगर ग्राम करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर kg, या इसको बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं इसको, मोलर, यहाँ इसको बोलते हैं मोलर, इसको बोलते हैं मोलल, यहाँ पे 2 एल आते हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा 3 स्मॉल m, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। 3m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा इस पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो और एग्जाम में बार बार आता है कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगला देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, देखो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का मोल अपन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक के मोल अपन टोटल मोल, एक के मोल अपन टोटल मोल, उससे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल अपन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट के मोल। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉलिड भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉलिड का, तो ऊपर क्या लेंगे, केवल सॉलिड का मोल, जिसका यहाँ मोल फ्रैक्शन पूछेंगे ना जो न्यूमरेटर है उसमें केवल उसी को लेंगे, मोल ऑफ सॉलिड अपन मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह अगर आपको बोलेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लाइए तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐसे करके निकालेंगे। अच्छा तो सारे मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना आएगा, 1 के बराबर, 1 यानी कि 100%।
मोल फ्रैक्शन यानी कि 100% इंटू 1। अब देखो मोल फ्रैक्शन, देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो क्या हो जाएगा यूनिट लेस क्वांटिटी, और इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और मोलरिटी भी क्या था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगला देखिए ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, ये 3 रिलेशनशिप जो है ये 1, 2, 3, और इससे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये 3 रिलेशनशिप जो है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के क्वेश्चन होंगे उसको करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये पता है ये बार-बार याद करोगे आप बार-बार भूल जाओगे। तो ये ऐसे जो फार्मूला होते हैं ये एग्ज़ाम से करीब मान लो आप जैसे नीट का एग्ज़ाम है तो उससे 4-5 दिन पहले 2 दिन पहले इसको रिकॉल करना पड़ता है। तो ये फार्मूला जब याद होती है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या है, तो एक्स बी। अच्छा यहाँ पे देखो जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सॉल्यूट को हमेशा मतलब ये स्टैंडर्ड है, सॉल्यूट को डिनोट करते हैं बी से और सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए से, और ए और बी जब आपस मिलेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। तो जैसे आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि बी, तो मोल्स ऑफ बी अपन मोल्स ऑफ ए। तो देखो सॉल्यूशन बनता है ना तो उसमें सॉलिड का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ऐसा देखो तो एक्स बी अपॉन एक्स ए क्या है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ए का मतलब क्या है सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इनटू यहाँ पे देखो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन 1000। ये देखिएगा याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन और किसमें मोलैलिटी में रिलेशन है, तो मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन 1000। अगर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी का सॉल्यूशन है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 18। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स बी अपन एक्स ए बराबर एम अपॉन 55.5 55.5, ये आ जाएगा मोलैलिटी है। अगला देखो रिलेशन किसके बीच में है मोलैरिटी एंड मोलेलिटी के बीच में। तो स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा 1000 एम, एम का मतलब यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। एम बी का मतलब बी का मतलब होता है सॉल्यूट यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें ग्राम पर एम में। अगला देखिए अगर डेंसिटी जो सॉल्यूशन क्या है 1 ग्राम पर एम से के बराबर है या कम है, तो उस केस में जो स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी है मोलालिटी उसका जो वैल्यू होगा मोलैरिटी से ज़्यादा होगा। अब देखो कोई मतलब 20 ग्राम 25 ग्राम 10 ग्राम कितना भी वाटर का प्योर वाटर का वेट दे दिया जाए, आपसे उसका मोलैलिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो आप डायरेक्टली बोलना हमेशा 55.5। ये डायरेक्टली कितने एग्जाम में आ चुका है और ये काम करेगा आपको आगे भी। तो मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कितना 55.5। उसी तरह आप देखो अब ये क्या है परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो ये पहला क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको एक और नाम देते हैं मास परसेंट। तो ऊपर हमेशा सॉल्यूट का वेट आता है, नीचे क्या आता है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। देखो ऊपर ऊपर हमेशा कौन आएगा सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट भी आ सकता है या सॉल्यूशन आएगा। सॉल्वेंट कहाँ आएगा तो आप बोलेंगे मोलैलिटी में, मोलैलिटी में नीचे क्या आता है सॉल्वेंट। देखो आप अब इसमें क्या है मास परसेंट, पर ये इसको एक और नाम देते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ऊपर क्या आ जाएगा परसेंट यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वेट ऑफ सॉलिड अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ये सिंप्लीफाई अब देख लेना, अगर कहीं लिखा हो क्वेश्चन में 15% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ जितना परसेंट लिखा है ना ऊपर तो क्या है ये हो जाएगा सॉल्यूट का वेट, जो परसेंट में लिखा होगा किसका वेट हो जाएगा यानी कि न्यूमरेटर यानी कि सॉल्यूट का वेट। तो बोलना आप 15 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉलिड परसेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह एक और आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एम एल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल इंटू 100। परसेंट लगाना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा 30%, जो 30% लिखा ना ये ऊपर वाला होता है, यानी कि 30% यानी कि 30 एम एल सॉलिड जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें 100 एम एल सॉल्यूशन में। अगला देखो परसेंटेज इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें यानी कि वेट हमेशा लेना है ग्राम में और वॉल्यूम हमेशा लेना है एमएल में, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे आएगा सॉल्यूशन ऊपर आएगा सॉल्यूट। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो 5% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ 5 ऊपर वाला जो परसेंट में लिखा है वो क्या है मतलब सॉल्यूट का अमाउंट है, तो बोलेंगे आप ऊपर देखो ग्राम में लेना है तो बोलेंगे 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो लेना पड़ता है परसेंटेज वाले में एमएल में, और वेट लेना पड़ता है ग्राम में। अगला देखो रिलेशनशिप किसके बीच में है परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलरिटी के बीच में। तो यहाँ पे देखो मोलरिटी के बीच में, तो मोलरिटी बराबर होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
जब इसमें से डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को गायब कर देंगे तो आ जाएगा मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में रिलेशन। ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोलरिटी में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आता है, जब इसको गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलरिटी के बीच का रिलेशन आ जाएगा। अगला देखो पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। मान लो एक समुंदर में मतलब 1 बाल्टी आप नमक डाल दो समुद्र में या चीनी डाल दी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस समुंदर में 1 बाल्टी का क्या औकात, उसे तो बोलेंगे अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें जिस वाटर के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीपीएम। तो इसमें आपको पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो इसको 10 की पावर 6 का मतलब होता है मिलियन, यानी कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में न्यूमरेटर में तो हमेशा लेना है सॉलिड का वेट ग्राम में, नीचे लेना है वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि इसमें क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। अगला देखो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। जैसे मान लो आप एक सॉल्यूशन बनाए, रूअफ़ज़ा बना लो आप, मान लो तो 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी में आप मान लो 3 चम्मच डाले, मतलब रूअफ़ज़ा, तो आपका बन गया एक शरबत बन गया पूरा। अगली बार क्या किए, आप उसमें पानी मिलाए, रूअफ़ज़ा में 1 लीटर और पानी डाल दिए उसमें, तो अब हो गया 2 लीटर पानी और 3 चम्मच जो है रूअफ़ज़ा है। तो उसमें बताइए रूअफ़ज़ा यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट चेंज हुआ क्या? मतलब अगला सॉल्यूशन बना तो उसमें पानी चेंज हुआ ना, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हुआ है। डाइल्यूशन यानी कि पानी मिलाना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो पानी मिलाए तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। पहले जो शरबत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होगा, अब कम लगेगा, क्योंकि रूअफ़ज़ा का अमाउंट कम हो गया, कि पानी बढ़ गया। रूअफ़ज़ा का अमाउंट कम नहीं हुआ, ये गलत है। रूअफ़ज़ा तो अभी भी 3 चम्मच ही है, बस पानी क्या हो गया, पहले 1 लीटर था, अब क्या हो जाएगा 2 लीटर। ये ध्यान रखिएगा। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, ये बताया था ना, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये था ना, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉलिड हमेशा बराबर होगा डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद। मोल्स ऑफ सॉलिड हमेशा चेंज होगा, देखो N1 मतलब मोल्स ऑफ सॉलिड हमेशा बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, मतलब सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो M1 V1 बराबर M2 V2, डायरेक्ट अप्लाई करना, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपको। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई सॉल्ट है AXBY, ये टूटेगा कैसे, तो बोलना जो इसका कोफिशिएंट होता है इसके बाहर आ जाता है और दूसरे वाला कोफिशिएंट इसके ऊपर में चार्ज में चला जाता है। तो पहले तो लिखते हैं कटायन, बाद वाला क्या होता है, अनायन। तो पहले वाले में देखो जो इसके नीचे वाला सबस्क्रिप्ट है इसके कोफिशिएंट में आ गया, ठीक है, और दूसरे वाले का सबस्क्रिप्ट इसके सुपर स्क्रिप्ट में चला जाता है, मतलब इसके ऊपर में पावर में चला जाएगा। तो पहले कटायन है तो पॉजिटिव में जाएगा, बाद वाला एनायन से तो इस वाला पावर कहाँ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 1 मोल जो सॉल्ट है AXBY, ये x मोल AY प्लस कटायन दे रहा है और YB माइनस एनायन दे रहा है Y मोल। इसका कोफिशिएंट को देख लो, यहाँ पे ऊपर है 1 मोल, ये हो जाएगा 1 मोल दे रहा है x मोल एनायन कटायन और Y मोल एनायन। तो मोलिटी क्या हो जाएगा, मोल अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम V मान लो, V वॉल्यूम में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इससे मोलरिटी निकाल लेंगे। उसी तरह मोलरिटी अगर आयन का पूछे तो मोल्स आयन का ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना, तो क्या जाएगा मोलरिटी ऑफ आयन। या अगर सॉल्ट का ले रहे हैं तो नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ आयन, तो ये मोलिटी ऑफ सॉल्ट या ये एटॉमिक मतलब एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ आयंस यानी कि एटोमिसिटी। अगला देखो शॉर्टकट क्या है, वेयर मोल, ये ध्यान रखिएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई सॉल्ट टूटेगा कैसे, और M1 V1 बराबर M2 V2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अगला देखिए व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन एंड एनीथिंग अदर देन मोलरिटी आस्क, मोलरिटी के अलावा कुछ भी पूछे, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलरिटी के अलावा कुछ भी पूछा जाए, तो वहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को 1 एज्यूम कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन जब अप्लाई करोगे ना, जब मैं कराऊंगा जी मेंस का PYQ, तो आपको पता चलेगा ये चीज़। अगला देखिए स्टाइकोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टाइकोमेट्री क्या होती है, तो बोलना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटिव स्टडी करना होता है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री में क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाता है अमोनिया गैस, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं 2 अमोनिया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 मोल नाइट्रोजन, मोल मोल रिलेशन की बात करेंगे तो पढ़ेंगे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलकर बना रहा है 2 मोल अमोनिया। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलकर बना रहा है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का। इसको डायरेक्टली, इसको यानी कि मास में नहीं पढ़ सकते कि 1 ग्राम अमोनिया 3 ग्राम मतलब हाइड्रोजन मिलकर बना रहा है 2 ग्राम, ऐसा नहीं, मास कंजर्वेशन ही फेल हो जाएगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो जब मास मास रिलेशन से पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ेंगे वो टोटल नाइट्रोजन का मास, यानी कि एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। उसी तरह एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2,
गैस के फॉर्म में, तो ये इसका मास क्या हो जाएगा 2 ग्राम। 3 हाइड्रोजन गैस है तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 ग्राम। तो इसको बोलेंगे 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम मिलकर बनाएगा 34 ग्राम, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। अगला देखिएगा, वॉल्यूम में अगर बोलेंगे ना कि 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम मिलकर बना रहा है 2 वॉल्यूम, तो केवल केवल किसके लिए होगा, गैसेस के लिए। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये किसके लिए होगा, गैसेस के लिए। तो आपको क्या करना है स्टोइकोमेट्री क्वेश्चन में, अगर केवल एक रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप सबसे पहले क्या करना है, जितना मोल्स गिवन है उस सबको इसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देना और कंपेयर करके आप आंसर लाना। तुरंत आंसर आया था इसमें, देख लेना आप लाकर। जो मोल्स गिवन है अलग अलग रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसके अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना और उसको कंपेयर कर लेना तो आ जाएगा। जब मोल आ जाएगा तो इससे वेट भी ला सकते हैं, वॉल्यूम भी ला सकते हैं। देखो अब हाइड्रोकार्बन के कंबसन का जो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखा है, बैलेंस्ड रिएक्शन, जैसे CXHY कोई हाइड्रोकार्बन है, ये X + Y/4 ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा XCO2 + Y/2 H2O। वैसे इसको याद नहीं रखेगा, याद रखेगा कि पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। अगर याद हो जाए तो अच्छा है। अगला देखिए लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है। देखो आप, जैसे आपको मान लो बिरयानी बनाना, तो आपके पास है 20 kg राइस प्लस 1 kg मीट है, चिकन। तो आप देखिए आपको बिरयानी बनाना है तो कौन आपको बिरयानी बनाने के लिए डिफाइन कौन करेगा, 1 kg मीट में कितना राइस आएगा या 20 kg राइस में कितना मीट आएगा, ये 1 kg मीट डिफाइन करेगा ना। पहले कौन खत्म होगा, तो 1 kg मीट। तो जो रिएक्शन के दौरान जो पहले खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं LR। रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं LR। तो जब दो अलग अलग रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, व्हेन इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज गिवन, तो आप LR का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो LR पे कैसे पता लगाएंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप बोलेंगे जैसे मान लो ए, ये कोई A + B गिव C, इसका कोफिशिएंट है A, इसका कोफिशिएंट B, इसका कोफिशिएंट C। तो आप क्या करेंगे, इसके मोल गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा या मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो जो सबसे स्मॉलर वैल्यू आएगा रिएक्टेंट का वही क्या होगा, LR होगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, तो बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके और प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर करके आप ला सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे उसमें। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आइडिया लगेगा आगे। अच्छा, रिमेनिंग मोल निकालना होगा तो यहाँ पर रिएक्टेड मोल ले लेंगे। एक्सेस रिएजेंट का क्या हो जाएगा, रिएक्टेड एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक होता है एक्सेस रिएजेंट। तो जो रिएक्शन के दौरान बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, ER। तो अगर रिमेनिंग पूछे मोल एक्सेस रिएजेंट का, तो इनिशियल जो मोल लिए थे उसमें से जितना उसका मोल रिजेक्ट कर गए LR के अकॉर्डिंग, तो उससे जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अगला देखो क्या है, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी। जैसे एक चीज़ देखते हैं ना, आप सोना खरीदते हैं, जैसे मान लो आप मार्केट से 100 ग्राम सोना खरीद के लाए और रूम पे पहुँचे तो पता चला कि इसमें जो प्योर सोना जो है ये केवल 100 ग्राम सोना खरीद के लाया, तो जब रूम पे आए तो आपको पता चला इसमें केवल 80 ग्राम जो सोना है ये प्योर है, बाकी क्या है, इम्प्योरिटी है। तो उसी तरह प्रॉब्लम आएगा, इसमें भी प्रॉब्लम बनते हैं इस चैप्टर में। तो उसमें आपसे पूछते हैं परसेंटेज प्योरिटी, तो जो भी प्योर रिएक्टेंट है उसका वेट अपन इम्प्योर सैंपल हमेशा ज़्यादा होगा इंटू 100। जो क्वेश्चन में जो सैंपल का वेट दिया होता है, देखो वेट गिवन इन क्वेश्चन विल ऑलवेज बी ऑफ इम्प्योर सैंपल। किसका वेट होता है, तो बोलेंगे आप इम्प्योर सैंपल का वेट होता है। अगला देखिए, अच्छा जो वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट कैसे आएगा, तो बोलेंगे रिएक्शन से स्टोइकोमेट्री से आएगा कंपेयर करके। जैसे आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 100 ग्राम। तो देखो इधर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, इसका स्टोइकोमेट्री कैसे, 100 ग्राम से क्या बनेगा, 56 ग्राम CaO और 44 ग्राम क्या आ जाएगा, CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। लेकिन आप जब स्टोइकोमेट्री से फाइंड करेंगे ना प्योर कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये 56 ग्राम से कम आएगा, इससे कम आएगा। तो रिएक्शन से जो मिला वो क्या है, तो इम्प्योर सैंपल का वेट है, जो आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो क्या हो जाएगा, प्योर सैंपल का वेट। तो इसी तरह यील्ड पूछेंगे तो एक्चुअल यील्ड या जो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगा इंटू 100, ऐसा कुछ। तो कम वाला अपन ज़्यादा वाला इंटू 100। तो इसमें भी वही बात है कि एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन और आस्क्ड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो वेट दिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में सैंपल का यहाँ पे देगा प्योरिटी दिया है, वहाँ पे इम्प्योर सैंपल का वेट होता है। यहाँ पे क्या है, इम्प्योर का वेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन में जो दिया होता है हमेशा एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन और आस्क्ड इन क्वेश्चन इज ऑलवेज एक्चुअल यील्ड को ही तो बताते हैं। तो ऐसा देखो, जैसे आप देखो थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से लाएंगे, स्टोइकोमेट्री से। जो थ्योरी से यील्ड आएगा कहाँ से आएगा, स्टोइकोमेट्री से। एक और चीज़ ये रिलेशन याद रखिएगा कि कहीं कहीं वॉल्यूम ऑफ एयर तो आप निकालेंगे क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
लेकिन क्वेश्चन में पूछा होगा वॉल्यूम ऑफ एयर बताइए, तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर मिलता है। और ये ईजी चीज़ी चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें 5 लॉ है अलग अलग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ। वैसे तो ये 9th में पढ़ चुके होंगे आप लोग, एक बार हम ऊपर से बता दे रहे हैं और आप एक बार रीड कर लेना पूरे को, सब समझ में आ जाएगा। और इसका जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे 30-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है सब बन जाएंगे। फिर ये इस पर एक PYQ है नीट का, उसको करिएगा तो इसे पूरा समझ में आ जाएगा कि जो भी मतलब थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं, और जो क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट का वेट गिवन होता है वो क्या होता है, एक्चुअल यील्ड होता है। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया था लेवोजियर ने, और इसको टेस्ट किया था लैंडोल्ट ने। तो इसमें क्या है, किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट किया जाएगा, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो जैसे CaCO3 है, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CaO + CO2। तो इसमें किसी भी दो का मास गिवन होगा और तीसरे का निकालना होगा, तो आप बराबर करके निकाल लेना, इसलिए आसान क्वेश्चन होता है। एक बार रीड करना, आपको समझ में आएगा, बेफिक्र होकर। इफ सम रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। मतलब जितना प्रोडक्ट से मास मिला और जो अनरिएक्टेड जो बचा हुआ मास बच गया, उसको जब सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है कि मतलब कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करिएगा, जैसे वाटर है, वाटर चाहे सी वाटर हो, टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, गंगा जल हो, रेन वाटर हो, हमेशा इसमें एलिमेंट के वेट का जो सिंपल रेशियो, जैसे 2 हाइड्रोजन का वेट क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा 16 ग्राम। तो जो सिंपल रेशियो 1:8 होगा, ये हमेशा फिक्स होगा। मतलब इसका सिंपल सा याद रखिए कि वाटर कहीं से भी आप प्रिपेयर करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो हमेशा होगा 1:8। अगला क्या है, अच्छा इसको किसने दिया था, डेफिनिट प्रोपोर्शन है प्राउस्ट ने। उस तरह मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ये क्या कहता है कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करे, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मासेज ऑफ अदर एलिमेंट। जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये मिलकर बनाना है पहले N2O, उसके बाद N2O4, उसके बाद N2O3, उसके बाद N2O4, फिर N2O, ये N2O2 कर लेना। ये पहला क्या है, ये N2O2 है, उसके बाद क्या है N2O4, उसके बाद N2O5। इसमें देखो आप क्या करेंगे, जब मास का रेशियो लेंगे तो 2 नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16। उसी तरह 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 28 और 32। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 लिखा है, गलत है। अब देखो उसी तरह 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28, 3 ऑक्सीजन का मास 48, ऐसा करना। तो मास का जब सिंपल रेशियो लेंगे तो एक इधर देखो, इधर 28 ही रहेगा सब में, और इधर क्या हो गया 16, 32, 48, 64, 80, इधर 1 2 3 4 5। एक का मास तो फिक्स होगा, अगले का क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। उसी तरह देखो एवोगाड्रो लॉ देखो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो PV = nRT क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा सेम होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल दोनों बोल सकते हैं आप। ये सिंपल सा चीज़ें पढ़ लेना एक बार। उसी तरह सेम किया है गैसेज वॉल्यूम, ये गैसेज के लिए वैलिड है, एक बार पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना, और इससे शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करिएगा। और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि जब अगली बार प्रिपेयर करें तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। और अपने फीडबैक दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल भी, और जो अपने दोस्त लोग हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।